नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अब देश और विपक्ष और देश की जनता मोदी जी से सिर्फ एक सवाल अब पूछ रही है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि ये काफिला, ये कारवां क्यों लुटा। अब यही उनसे सवाल पूछा जा रहा है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो सवाल अभी जनता के जहन में है उनके जवाब आखिर उनको कब मिलेंगे। आपने 22 मिनट की कल नरेंद्र मोदी की स्पीच आपने सुनी, देश के नाम उनका संबोधन जो था वो आपने सुना। जो सुन लिया, जो उन्होंने कहा वो तो आपने सुन लिया, जो नहीं कहा वो अभी जस का तस बना हुआ है। सवाल ये है कि आखिर ये सीज फायर किसके कहने पर हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने सामने आकर इसका ऐलान क्यों किया उससे पहले कि देश ये बताता या देश के प्रधानमंत्री ये बताते कि आखिर ये सीज फायर क्यों, कब, कैसे और किसके कहने पर और किस वजह से हुई है, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान ट्विटर से कर दिया और लगातार वो सुर्खियों में उसके बाद से बने रहे। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के नाम अपना संबोधन देना था, वो भी एक लंबे इंतजार के बाद, जब चारों तरफ से सवाल उठ रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री हैं कहाँ। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तीन तीन बार अपने देश को संबोधित कर चुके हैं, तो प्रधानमंत्री सामने आकर क्यों नहीं देश को संबोधित कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके जायज सवालों का जवाब दे रहे हैं, आखिर कहाँ है वो। तो वो कल फिर सामने आए, लेकिन उससे पहले फिर आप ये देखिए कि उनकी लाइमलाइट को चुराने के लिए कौन आया, डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर धमकी दी और धमकी देते हुए कहा कि हमने उनको धमकाया कि अगर युद्ध नहीं रोकोगे तो व्यापार नहीं करेंगे। जब प्रधानमंत्री ने कल अपनी 22 मिनट की स्पीच दी, उसमें ना उन्होंने चीन का जिक्र किया, ना उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया, ना उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया। उन्होंने ये बताया कि कैसे ये सीज फायर हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी, या हम दूसरे अल्फाज में कहें कि पाकिस्तान अगर आपके सामने गिड़गिड़ाया था कि आप अब इसको बस करिए और सीज फायर कर दीजिए, अगर पाकिस्तान वाकई में इतने भरोसे के लायक था और बातचीत से ही मसला हल हो सकता था, या उसके कहने पर सीज फायर हो सकती थी, या उसके रिक्वेस्ट करने पर सीज फायर हो सकती थी, तो आखिर ये इतने दिन तक ये ऑपरेशन सिंदूर फिर क्यों चलाया गया था। ये देश की जनता सवाल पूछ रही है। सवाल देश की जनता और विपक्ष ये भी पूछ रही है कि क्या सिंदूर जो है वो बिक्री के लिए है, कि अगर अगर डोनाल्ड ट्रंप आपको आकर ये धमकी दें कि अगर युद्ध नहीं रोकोगे तो व्यापार नहीं देंगे या व्यापार बंद कर देंगे, तो आपने सीज फायर कर दी। और अगर ये बात सच नहीं है, अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी सीज फायर को लेकर भी झूठ बोला, कल व्यापार की बात को लेकर भी उन्होंने झूठ बोला, तो प्रधानमंत्री ने अपनी इस भाषण में इसको क्लियर क्यों नहीं किया, इसकी बात क्यों नहीं की, इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया। ये सवाल लगातार बने हुए हैं। सवाल तो ये भी है कि आप बिहार जाते हैं, आप आंध्र प्रदेश जाते हैं, आप केरल जाते हैं, कल आकर आप टीवी पर लिखा हुआ भाषण देश के सामने पढ़ते हैं। आज आप आदमपुर एयरबेस आप पहुंच गए, लेकिन आप जहां पहुंचना आपको चाहिए था वो था पहलगाम, वो था कश्मीर, वो थे वो शहीद जिनके परिवारों ने अपनों को खोया, वो जवान जिनके बेटे, जवान बेटे जो हैं वो चले गए, उन जवानों के वो परिवार, वो लोग जो घायल हुए इस हमले में, उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री अब तक क्यों नहीं गए। अगर राहुल गांधी जा सकते हैं, अगर राहुल गांधी उन लोगों के परिवार से हरियाणा, कानपुर जाके मुलाकात कर सकते हैं, अगर राहुल गांधी पहलगाम जाकर हालात का जायजा ले सकते हैं इस अटैक के फौरन बाद, तो प्रधानमंत्री को बिहार जाने की फुर्सत है, आंध्र प्रदेश जाने की फुर्सत है, केरल जाने की फुर्सत है। आज वो आदमपुर चले गए, उनको फुर्सत नहीं है तो पहलगाम जाने की, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी तक वो मणिपुर नहीं गए हैं। जहां जहां सवाल उठते हैं वहां वहां वो सवालों को दरकिनार करते हुए सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मोदी मोदी के नारे लगे। आज भी आपने देखा वो आदमपुर पहुंचे, चलिए हम इसकी तारीफ करते हैं कि वहां जो जवान मौजूद हैं, आप उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए, जिस तरह से हमारे सैन्य बलों ने शौर्य दिखाया, मुंहतोड़ जवाब दिया, वो सब करने के लिए आप गए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू भी आती है। बू इसलिए आती है कि अब तक जितने भी हमने
जब जब सवाल उठे हैं उन सवालों का जवाब नहीं दिया गया। लेकिन जब आपको लगा कि इसका क्रेडिट लिया जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का आगाज जो है वो आज से कर दिया है। ये तिरंगा यात्रा 10 दिनों तक चलने वाली है। ये पूरे देश के हर हिस्से में जाएगी और बाकायदा तौर पर मैं चाहूंगी वो लेटर अगर टीम जो है वो दिखा सके, भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पर ये जो है ये जारी किया गया है, नाम दिए गए हैं किसको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है और उसमें इस्तेमाल किया गया है ऑपरेशन सिंदूर का, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल तो कई तरह के उठ रहे हैं। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकती है, ये कहा गया था प्रधानमंत्री की तरफ से कल। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर डीजीएमओस की बातचीत आपस में क्यों हुई? अगर टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते हैं तो फिर पाकिस्तान की तरफ से जब आपसे रिक्वेस्ट की गई तो सीज फायर क्यों तोड़ा गया, सीज फायर क्यों किया गया? और उसके बाद आप ये देखिए कि जब से सीज फायर किया गया है पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने कल भी सीज फायर का उल्लंघन किया, उसने इससे पहले भी सीज फायर का उल्लंघन किया। जो बॉर्डर पर अभी लोग रह रहे हैं, जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं तमाम जम्मू कश्मीर खास तौर पर, वो लोग अभी भी खौफ के साए में जी रहे हैं। उनको नहीं पता है कि कब कोई शैल उनके घर पर आकर गिरे, कब कोई शैल उनके ऊपर आके गिर जाए, कब गोलीबारी में उनका कौन अपना जख्मी या हताहत हो जाए। उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है अभी भी प्रधानमंत्री की तरफ से। कल भी नहीं कहा गया था और अब भी नहीं कहा गया है। ये जरूर कहा गया कि अगर पाकिस्तान कोई हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वही बात कि दुनिया अब हमारे इसको देख रही है, हमने घर में घुसकर मारा है, उस तरह के तमाम डायलॉग्स जो हैं वो अब शुरू हो चुके हैं। और अब आपको प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर लगभग हर रोज आपको दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी इमेज को चमकाने का काम अब शुरू हो गया है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, आप चाहें तो तमाम जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके तमाम मुख्यमंत्रियों के आप ट्विटर हैंडल देख लीजिए, उनकी पार्टी का ट्विटर हैंडल देख लीजिए। आप पूरे मीडिया जो जिसने अपनी साख पूरी मिट्टी में मिला दी है, पूरे तरीके से उसने साख को जो थोड़ी बहुत 1-8% बची थी वो भी खत्म हो गई इस पूरे दौरान 22 तारीख से लेकर अब तक। वहां आप देखिए कि कैसे नरेंद्र मोदी की इमेज को चमकाने का काम जो है वो शुरू हो गया है, कि कैसे उन्होंने वो जो है मनोबल बढ़ा रहे हैं। कैसे देखिए ऐतिहासिक उन्होंने कल की स्पीच दी है। बल्कि आप अगर देखें तो सवाल ये उठ रहे हैं कि जब ये सब कुछ चल रहा था तो आखिर ये बताया जाए कि वो कौन से देश थे जो हिंदुस्तान के साथ खड़े थे। चाहे हम वॉशिंगटन की पोस्ट की बात करें या फिर टेलीग्राफ की बात करें या CNN की बात करें, उसमें जिस तरह की खबरें छापी जा रही हैं, ये जो बताया जा रहा है कि राफेल मार गिराया गया, इसके अलावा भी जो दावे किए जा रहे हैं और लड़ाकू विमान के मार गिराए जाने के, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं की, क्योंकि लोग उनका भाषण नहीं, लोग उनसे इन सवालों के जवाब चाहते थे। वो नैरेटिव जो पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया में या दूसरे देशों के अध्यक्षों के साथ मिलकर जो बना रहा है, उसका जवाब देश की जनता को चाहिए था, जो कल नहीं देखने के लिए मिला, ना ही आज आदमपुर में जब वो बात करे थे तब वो देखने के लिए मिला। मैं आपको एक ट्वीट है आतिशी का, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। आतिशी ने आज ये ट्वीट किया है और अब तमाम विपक्ष जो है वो सवाल पूछ रहा है, देर आए दुरुस्त आए कहा जा सकता है। आतिशी ने कहा है कि पीएम मोदी जवाब दें, जब भारतीय सशस्त्र बल आतंकियों और उनके समर्थकों को घर में घुसकर मार रही थी, देश की बहन बेटियों के सिंदूर का बदला ले रही थी, तब अचानक सीज फायर क्यों किया गया? आज देश जानना चाहता है, अगर पाकिस्तान ने खुद हाथ जोड़कर सीज फायर की मांग की तो इसकी घोषणा भारत के बजाय अमेरिका ने क्यों की? पाकिस्तान ने दुनिया के सामने आकर अपनी हार क्यों नहीं मानी? क्या पहलगाम हमले के आतंकी भारत को सौंपे गए? सिर्फ ये सामने आया कि ट्रंप ने धमकी दी, युद्ध नहीं रोका तो व्यापार बंद। मोदी जी, क्या अमेरिका के साथ व्यापार भारत की बहन बेटियों के सिंदूर से भी ज्यादा कीमती हो गया है? ये कहना है आतिशी का। और कल हमने पवन खेड़ा को भी सुना था, पवन खेड़ा ने भी सवाल उठाया था। पवन खेड़ा ने कहा था कि मोदी के पूरे भाषण के दौरान इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी जो है वो चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि सिंदूर के साथ किसी भी तरह का सौदा संभव नहीं है, और वो बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यापार बंद करने के लिए
धमकाया था हिंदुस्तान पाकिस्तान को, और उसके बाद ये जो है वो सीज फायर की गई है। एक तो ये बहुत ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को वो एक साथ एक ही तरह से एक ही स्वर में जो है वो एड्रेस करते हैं, यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उनके लिए कोई फर्क ही नहीं है। और जो लगातार जहां से टेरर पनप रहा है उसमें और हिंदुस्तान में उनके लिए कोई फर्क नहीं है, विक्टिम में और जालिम में उनके लिए कोई फर्क नहीं है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते हैं। लोग अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि कहां गई आपकी 56 इंच की वो छाती जो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि घर में घुसकर मारेंगे। क्यों आपने जब जीत सुनिश्चित हो रही थी, जब कामयाबी लगातार मिल रही थी, तो आखिर इसको क्यों रोक दिया गया, सीज फायर क्यों की गई, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि मीडिया ने जिस तरह से अफवाहें फैलाई, झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया, जिसकी वजह से हमारे पूरे देश में बेइज्जती हुई, हमारी साख पर बट्टा लगा, उसको लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। और कल, और जिस तरह से कल और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से भारत को लेकर बातें कही हैं, उससे पूरी दुनिया में हमारी छवि धूमिल हुई है। एक देश के तौर पर हमारी डिग्निटी को बड़ा धक्का लगा है, और ये सब कुछ हो रहा है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए। और अब आप ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा लेने के लिए यात्रा शुरू की जा रही है तिरंगा, जो कि आज से शुरू हो गई है और ये 10 दिन तक चलेगी। चलिए आज इसी पर ही हम बात करेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। 2 खास मेहमानों को फिलहाल आप देख सकते हैं। जलील राठौर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा हैं और कश्मीर से भी आते हैं। जलील साहब, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ आप देख सकते हैं डॉक्टर सुनीलम को, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, किसान नेता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुनीलम जी आपका भी कार्यक्रम में। डॉक्टर सुनीलम, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, कल का भाषण भी आपने देखा और आज का भाषण अगर आप सुन पाए हो आदमपुर से तो वो भी आपने देखा, कैसे देख रहे हैं आप? क्या एक स्टेट्समैन की भाषा इसी तरह से होनी चाहिए? क्या आपके जहन में, जनता के जहन में जो सवाल थे, क्या उनका जवाब आपको मिल पाया? चीन और अमेरिका की बात प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं की? चीन और पाकिस्तान के नेक्सस की बात उन्होंने क्यों नहीं की? जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो जीत का जश्न पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, जीत का जश्न जब भी मनाया जाता है जब वो ये कहे कि भाई दूसरी पार्टी हार गई है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कुछ कहा? टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेंगे, ट्रेड और टॉक एक साथ, टेरर एक साथ नहीं चलेंगे, तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन ठीक उसके उलट होता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान अगर रिक्वेस्ट करेगा तो आप सीज फायर को रोक देंगे, इतना यकीन है पाकिस्तान की बात पर? बहुत शुक्रिया बुशरा जी। जी, असल में जो बात, जब एक तो ये है कि जैसे पत्रकार वार्ता नहीं की, तो जिस दिन से शुरू हुआ था उसी दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि राष्ट्र के को वो संबोधित करने का काम करेंगे। लेकिन जब उन्होंने संबोधन किया तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, उसमें से कुछ भी ऐसा एडिशनल नहीं निकला जो कि लोगों की जानकारी में नहीं था। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो कुछ ऐसे तथ्य बताने का काम करते हैं जिससे लोगों की जो शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं या आग्रह या पूर्वाग्रह हैं, उनको एक विराम मिलता है। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी रेटरिक है उसी तरीके का उन्होंने भाषण वहां कल भी दिया और आज भी आदमपुर में सुबह उन्होंने देने का काम किया। अब इसमें मुख्य बात ये आती है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि पहलगाम में हमला हुआ कैसे, वो टेररिस्ट आए कहां से और वो टेररिस्ट गए कहां, उनको कश्मीर में किसने शरण दी थी और उसके बाद में सिर्फ पैसे उन्हें किसने देने का काम किया। ये सबसे प्राइमरी एक सवाल है। दूसरा एक सवाल फिर ये आता है कि आपकी जो एक कोशिश थी, गोदी मीडिया की जो कोशिश थी, वो कोशिश तो ये थी कि हिंदुओं का बताएंगे कि मुसलमानों ने किया तो हिंदू मुस्लिम एक पूरे देश के अंदर एक बड़ा टकराव पैदा हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे या एक तरीके से ध्रुवीकरण और ज्यादा शार्पन हो जाएगा।
वो नहीं हुआ। तो उसके बाद में फिर आपने जो कार्रवाई की उस समय आपने कहा कि हमने सेना के को जो है फ्री हैंड दे दिया है। तो अगर सेना को फ्री हैंड आपने दे दिया तो सेना ने अगर कोई कार्रवाई की तो क्या सेना ने आपको ये बता दिया कि हमारे को जो कहा गया था यानी कि टेररिस्ट जो कैंप्स हैं उनको खत्म करना, तो क्या भारत की सेना ये कहने की स्थिति में है कि जो भी कैंप्स थे टेररिस्ट कैंप्स, जो कि सब मैं लगातार कह रहा हूं गूगल मैप के ऊपर है, मतलब क्योंकि वो सब हेडक्वार्टर है, वहां पर मीटिंग्स होती हैं, वहां पर जलसे होते हैं, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो सब मतलब डे लाइट के अंदर होता है, कोई बंकर के अंदर कुछ भी नहीं होता है वहां पे जितने ये कैंप्स हैं उसके अंदर। तो क्या उनका पूरी तरीके से सफाया हो गया है? ऐसा अगर सेना ने कहा होता कि सब सफाया हो गया, हमारा काम अब पूरा हो गया, ऐसा तो सेना ने नहीं कहा। अगर कहा है तो बताया जाना चाहिए। और उसके बाद में अगर आपके सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तो केवल आपको इतना कहना था कि भाई ये बात आपको फॉर्मली अपने मीडिया से कहनी पड़ेगी कि अब हमें ऐसी स्थिति आ गई है कि हमें लगता है कि भारत को ये बंद कर देना चाहिए, हम ये उनसे गुहार करते हैं। लेकिन आपने जो है उनको भी नहीं कंपेल किया, खुद भी नहीं बोला, आपकी सेना ने नहीं बोला, उनकी सेना के या उनके कोई प्रवक्ता ने नहीं बोला, और फिर अगर बोला तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, और वो भी जिस तरीके की अपमानजनक भाषा के अंदर बोला कि मैंने दोनों को रात भर जो है समझाया, मतलब डांट डपट करने का काम किया, बहुत मुश्किल से उनको मैंने तैयार करने का काम किया। तो जब ये बात हो रही थी तो आपको क्या नहीं लग रहा था कि भारत का देश के तौर पर जो एक कमिटमेंट है कि हम किसी तीसरे देश को हम बीच में नहीं लाएंगे, विशेष तौर पे कश्मीर के मामले में मध्यस्थता के लिए हम नहीं लाएंगे, और अमेरिका जब ये काम करता है तो स्वाभाविक तौर पर वो आपका पूरा जो सेंटर है कि आप आपस में भारत पाकिस्तान की वार्ता से वो आगे चला जाता है। मतलब भारत भी डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहा है, पाकिस्तान भी डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहा है, आपस में दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि होनी ही चाहिए थी, उसी से ही बात आगे बढ़नी चाहिए थी। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? और फिर जो ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा? क्योंकि इस देश के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा आपत्तियां हुई। और अगर आप सिंदूर बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं, लोगों को बुरा लग सकता है, आपने कहा कि हमने 100 लोग मार दिए। अब 100 लोग अगर आपने मारे तो 100 माताओं का, बहनों का, महिलाओं का तो सिंदूर जो है वो पुछ गया। आपको क्या लगता है कि सिंदूर मतलब एक सिंदूर एक किस्म का एक ये है, एक प्रतीक है, तो वो तो प्रतीक पूरी दुनिया के लिए है। अगर हम इसको इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं तो आपने एक जो है, हमारा सिंदूर तो सिंदूर है और दूसरे का जो सिंदूर है उसकी का कोई मान्यता नहीं है, ये एक बात हुई। फिर एक सवाल हुआ कि जब आपने एग्रीमेंट की बात कर ली तो एग्रीमेंट आपने उसके पहले जो भी कहा था, जितने पाकिस्तानी नागरिक हैं वो तत्काल छोड़ दें, आपने जो है अटारी बॉर्डर बंद कर दिया था, आपने सिंगूर जो समझौता करने का काम कर दिया था, जो कि आपका जो है जो जिनसे आपके ऊपर बाइंडिंग है इंटरनेशनल उसके तौर पर, तो क्या वो सब रिटेन हो गया है? क्या सब वैसा का वैसा, वो सब जो आपने एक तरीके से पनिश करने का जो पाकिस्तानियों के लिए आपने जो फैसले किए थे, क्या जो ही सीज फायर हुआ है तो वापस हम उसी जगह पर वापस आ गए हैं क्या? उसके बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं आई। और अब ये स्पष्टता आई है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, केवल मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में बात हुई है। फिर एक बड़ा सवाल ये है कि पूरे देश के अंदर, मैं तो मेरा ये अपना खुद की समझ है कि पाकिस्तान तो कश्मीर के अंदर युद्ध लड़ ही रहा है। वहां कोई सरकार आ जाए, वहां की जो सेना है वो अपने जो लोग हैं जिन्हें आतंकवादी कहते हैं उनके माध्यम से वो तो युद्ध लड़ने का काम कर रही है। लेकिन भारत तो युद्ध नहीं लड़ रहा था। भारत का सेना भी ये कह रही थी, बार बार ये कह रही थी कि हम तो केवल जवाब देने का काम कर रहे हैं, हम हमला नहीं कर रहे हैं। फिर ऐसा कैसे हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने तो छाती पर जाकर के हमने जो है हमला करने का काम किया? तो असल में युद्ध कब शुरू हुआ, कब युद्ध शुरू हुआ माना जाए, क्योंकि डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ है ना। इस देश के अंदर एक भी व्यक्ति को यह मालूम नहीं पड़ा कि युद्ध हुआ, हमले चल रहे हैं। ये बात चल रहा था कि भारत रिटेलिएशन में कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो अपने आतंकवादियों को एक तरीके का जो है प्रोटेक्शन दे रहा है, या उनके साथ में खड़ी हो गई है वहां की फौज और वो हमला कर रहे हैं। लेकिन युद्ध कब हो गया?
लेकिन अचानक ये हुआ कि युद्ध जो है सीज फायर हो गया। फिर एक और आगे जाकर के बात आती है कि आप जो है या अमेरिका पूरे तरीके से यूक्रेन, सबसे पहले जब आपको याद होगा कि जब ट्रंप बने थे प्रेसिडेंट तो उनकी इच्छा यही थी कि वो जो है यूक्रेन के अंदर वॉर बंद करा दे। उनने अपनी तरफ से बहुत उठापटक प्रयास किया भी था, लेकिन पूरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी, वहां से कुछ नतीजा नहीं निकला। इसके बाद में क्या हुआ, ट्रंप ने दूसरी कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि जो फिलिस्तीन के साथ में जो कुछ चल रहा था वो उसको पूरी तरीके से करा दें, लेकिन वो भी जो है बीच में ही फ्लॉप हो गया, उसके भी नतीजे पूरी तरीके से नहीं निकले। तब वो यहां पर आ गए अपनी जो है पंचायती करने के लिए। तो क्या आप जो है एक तरीके से जो है ट्रंप की इमेज बिल्डिंग के लिए, जो कि पूरी तरीके से जिस तरीके के फैसले उन्होंने लिए हैं उससे बहुत बड़ा उनका नुकसान इंटरनल उनकी इमेज के लिए हो रहा है, तो आपने केवल और केवल, मेरा सीधा आरोप है कि अडानी को बचाने के लिए, अडानी की गिरफ्तारी थी, उसकी एक किस्म की ब्लैकमेलिंग थी, उसके लिए आपने जो है उनको उनकी पंचायती को मानने का काम किया। क्योंकि अगर अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो जिस तरीके के व्यापारिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं इस पूरे के पूरे, आपको मालूम है कि कई लोग तो अरविंद केजरीवाल ने तो मैनेजर तक कहा था अडानी के पैसे का, जो है सीधा सीधा आरोप उन्होंने लगाने का काम किया था। तो बात तो सीधे से जाकर के मोदी जी तक पहुंचती है। तो कुल मिलाकर के एक फिक्सिंग करके आप लोगों की जान जा रही है, हमारी जो है सिक्योरिटी वो पूरे तरीके से खतरे के अंदर पड़ रही है, हमारा जो है संप्रभुता खतरे के अंदर पड़ गई है। इन सब सवालों का जवाब जो है मोदी जी को देना चाहिए था, कल देना चाहिए था, आज देना चाहिए था, उन्होंने देने का काम नहीं किया। और जो अब एक और बात बस केवल ये कि जब ये कहा गया कि भाई आप विशेष आप सेशन बुला लीजिए, है ना, विशेष सेशन बुला करके जो है आप कर लीजिए, विशेष सेशन करके, वो भी आप, उसके लिए भी आप तैयार नहीं है। अब आप पार्टी का, आप अपना प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। मेरा कहना यह है, देखिए पार्टी के प्रचार प्रसार से तो कोई रोक नहीं सकता, वो इसके मास्टर लोग हैं। इसका जवाब तो यह है कि इंडिया गठबंधन या अपोजिशन की जो पार्टीज हैं वो भी अपनी पोजीशंस को लेकर के जाने का काम करें। देश के अंदर सिविल सोसाइटी के ऐसे 50-100 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस को लेकर के 17 मई को पूरे देश के अंदर जाकर के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने का काम, धरना या सभाएं या मीटिंगें करने का काम, उसका उन्होंने निर्णय लेने का काम किया है। लेकिन ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का है, ऑपोजिशन का है कि वो अपने पक्ष को लोगों के बीच में ले जाने का काम करें। सत्ता पक्ष जो है वो इसका लाभ लेने का काम कर रहा है। आप सही कह रहे हैं। आप नीलम जी, सवाल तो यही उठ रहा है जी, सवाल यही है कि विपक्ष जो है उसका ढुलमुल रवैया जो है उसकी वजह से भी आज ये कंडीशन है। क्योंकि आप ये देखिए एकदम राजा बाबू टाइप की जो है वो विपक्ष मिली हुई है प्रधानमंत्री को, जो उनसे किसी तरह के कोई सवाल ही नहीं करती है। जो अब तक सीज फायर के लिए आखिर ट्रंप ने मध्यस्थता की तो आखिर क्यों की, अगर नहीं की तो प्रधानमंत्री ने इसका खंडन क्यों नहीं किया, विदेश मंत्री ने इसका खंडन क्यों नहीं किया। वो कल आकर धमका रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं रोका तो व्यापार रोक देंगे। वो प्रधानमंत्री पहले से पता था कि वो 8 बजे आएंगे, उससे पहले ट्रंप आकर बिल्कुल उसी वक्त में आकर अपनी बात को कहते हैं और फिर से उसको रिट्रेट करते हैं। ट्रंप ही नहीं, उनका बेटा भी आकर बात को कहता है। तो ये सवाल ही उठ रहा है कि आपने किसके कहने पर देश की डिग्निटी को जो है उसको दांव पर लगाया। ये सवाल तो विपक्ष को पूछना चाहिए, विपक्ष को इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। विपक्ष तो ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट सरेंडर के मोड में है और कोई सवाल पूछ नहीं रहा है। कल से थोड़ा एक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन ये पूछना चाहिए कि शिमला समझौता जो हुआ था उसके बाद आखिर ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि ये मामला तो कश्मीर का है। उन्होंने एक भी बार अपने पूरे जितना भी वक्तव्य अब तक कहा है टेरर की बात उन्होंने नहीं की है, टेररिज्म की बात नहीं की है। वो हर बात में कश्मीर लेकर आ रहे हैं और कभी कई 100 साल पुरानी तो 1000 साल पुरानी इसको बता देते हैं कि ये तो आपस में इनका कॉन्फ्लिक्ट है। इस बीच ओमकारेश्वर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, जाना माना चेहरा। ओमकारेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपके पास मैं आ रही हूँ जलील साहब से एक क्विक कमेंट। जलील साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? अभी तो वो सवाल जस के तस बने हुए हैं ना कि राफेल गिरा या नहीं गिरा। दूसरा सवाल, पहलगांव में जो आतंकी जो आए थे वो कहाँ गए और वो कैसे आए थे, और रेकी की थी तो उससे पहले क्या ये हमारा इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर नहीं था?
तीसरा सवाल, वहां से सिक्योरिटी किसने हटाई थी, कौन थे वो लोग जो सिक्योरिटी वहां पर नहीं थी, और ये अगर आपने ये चूक मानी तो क्या आपने जिम्मेदारी तय की, और जिम्मेदारी तय कर ली तो फिर आखिर किसका आपने रेजिग्नेशन लिया और किसको इसकी सजा दी? अनम्यूट कर लीजिए जी। मेरी तरफ से आपको, आपके को-पैनलिस्ट को और दर्शकों को भी आदाब। तो सबसे पहली बात जो मैं कहूंगा वो मैं ये कहूंगा कि ये जो पहलगाम का वाकया था और इसके साथ जो जुड़े मामले थे जिनका कि अभी आपने जिक्र किया कि जो लोग इस मामले में मुलविस थे वो कहाँ हैं, कहाँ से उनको, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला, पैसे किसने दी और कहाँ से दी, उनका कहीं सुराग नहीं मिल रहा है, जमीन खा गई या पाताल खा गई, पता नहीं वो कहाँ गए। और उसके बाद जो थिएट्रिक्स चला पहलगाम के नाम पे, वो अब कहीं नहीं नजर। पहलगाम तो बैक बर्नर में चला गया। पहलगाम में मरने वाले, शहीद होने वाले और उनको मारने वाले, वो सवाल तो अब पता से ही गायब हो गया। अब जो आप देख रहे हैं कि कल से कुछ यात्रा वगैरह निकल रही है, तो जो कि एक नॉर्मल और रूटीन वाली बात है, एक खास स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है जो हमने इन 10-12 सालों में देखा है। लेकिन जहां तक हम बात करें, आपने जो सवाल किए कि प्रधानमंत्री ने उन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जो उनको देने चाहिए थे। मामला इस तरह का है कि उनका जो कल का भाषण था वो एक लिखा हुआ भाषण था और उन्होंने जो भाषण दिया उसमें सबसे बड़ी बात जो आपने देखी होगी, मार्क की होगी, कॉन्फिडेंस की कमी थी। अल्फाज और जज्बात आपस में मेल नहीं खा रहे थे। एक स्क्रिप्टेड लेक्चर था, भाषण था, और उसमें पॉजेस लेने के बावजूद भी प्रधानमंत्री को वो वेवलेंथ देखने का या दिखाने का उनको वो दिखाई नहीं दिया जो देखना चाहिए था, दिखाई देना चाहिए था। और साथ में जो एक उनका खास तर्ज बयान है, जो अपनी उंगली को वो हिलाते हैं, वो उंगली भी कुछ झुकी हुई थी। मतलब ये कि उन चीजों का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ जो इस मामले के साथ वाबिस्ता थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सीज फायर हो गई, सीज फायर का ऐलान या तो भारत की तरफ से होता या तो पाकिस्तान की तरफ से होता या दोनों की तरफ से होता। एक तीसरे मुल्क का राष्ट्रपति सीज फायर से पहले ये ऐलान करके जाता है कि मैंने ब्रोकर की है पीस इन दो मुल्कों के दरमियान, और ये लोग एक तो सीज फायर करेंगे, दूसरा बातचीत किसी तीसरे वेन्यू पे करेंगे। ये तीसरा वेन्यू जो है ये बहुत ही अहमियत का हामिल एक लफ्ज था उनका, और जिसमें चले मध्यस्थता की उन्होंने, अच्छी बात है। इस तरह होता रहता है कि कई ममालिक के दरमियान अगर तनाज़ा होता है तो तीसरा मुल्क या तीसरे मुल्क आके उनके दरमियान सालसी करके वो सुलह कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कूद गए उन मामलात में जो कि हमारे बायलैटरल है, जो कि जिसको कि हम काफी अरसे से, सालों से अवॉइड करते आए थे। एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा कि उसके बाद, जंग के बाद, मतलब जब हमने ये ऐलान किया कि हमने पाकिस्तान में जाके घुस के वहां आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए और 100 के करीब आतंकवादियों को मारा, उसके बाद जो सूरत हाल हमें दिखाई गई वो इस तरह की दिखाई दी गई कि हम जीत के आए हैं, हमने बहुत बड़ा मारूका सर किया है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि पार्लियामेंट में किसने कहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है और हम उसको हासिल करने के लिए जान तक दे देंगे, और जब जान देने की बारी आई तब हाथ खड़े कर दिए। और दूसरी बात जो इसमें बहुत ही अहम है वो ये है कि पहलगाम के जो हमारे शहीद हैं उनके नाम पे ये सारा कुछ किया गया, लेकिन उसके बाद जो लोग यहाँ हमारी तरफ से शहीद हुए या जितनी भी प्रॉपर्टी तबाह हो गई, वो मैं पुंछ की बात करूंगा, मैं उड़ी की बात करूंगा, मैं कंधार की बात करूंगा, मैं गुरेज की बात करूंगा, मैं अखनूर की बात करूंगा, मैं जम्मू की बात करूंगा। जम्मू तक उनके ड्रोन्स और उनके गोले आके गिरे जिससे काफी नुकसान हुआ। वो जो विक्टिम्स हैं उनका बदला कौन लेगा, उनकी बात कौन करेगा? उनके बारे में कोई बात नहीं। आज वो गिला कर रहे हैं। आप देखिए हर चैनल में जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वहां आकर जो लोग वहां पे शहीद हुए हैं उनके सगे संबंधी रिश्तेदार क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर आरएसपुरा से लोगों को निकाला गया, हमें क्यों नहीं बताया गया? हम जो लाइन ऑफ फायर में थे, इसके पीछे भी देखने की वजूहत हैं
कि जो पोटेंशियल टारगेट था और जहां पे आबादी घनी थी और ये अप्रहेंड करना कोई मुश्किल काम नहीं था कि वहां जानी नुकसान कितना होगा, उन्हें क्यों नहीं कवर दिया गया, उन्हें क्यों नहीं पहले से किसी सेफ मुकाम तक पहुंचाया गया। और उसके बाद जब इस भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें तो आश्चर्य है कि पाकिस्तान पे हमने हमला किया, हमने आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए और उसके बाद उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, ये कैसी बात है? बचकाना बनती है। आप देश में जाकर उनकी उनकी पॉलिसी है, आपके बयान के मुताबिक या दुनिया में जो बात चल रही है, पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है और ये उनकी हुकूमती पॉलिसी है। अगर आप आतंकवादियों पे हमला करते हो, आप एक सरकार पे हमला करते हो, एक देश पे हमला करते हो, आप कैसे यकीन रखते हो कि वो वहां से वापस नहीं आएंगे? और जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने भी हमें काफी नुकसान पहुंचाया जिसका कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। न फौज की तरफ से इसके बारे में कुछ कहा गया, मतलब मोटा मोटा कुछ कहा गया, इबाहम में कहा है, मबहूम अल्फाज में कहा गया, और भी प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसी कोई बात आई। अजीब बात ये है, की बात है कि कल जब उनका भाषण चल रहा था, जब ये भाषण जोरदार भाषण दे रहे थे, तो पाकिस्तान को उंगली दिखाकर वार्न कर रहे थे कि अगर आपने दोबारा कुछ किया तो इससे भी अंजाम बुरा होगा, और जो हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर है ये हमने खत्म नहीं किया, ये भी चालू है। तो वहां से सोबा में, हुशियारपुर में, पंजाब में गोले आते गिरने लगे और नुकसान भी काफी हुआ उनसे। और उसका जवाब क्या दिया हमें? कुछ भी नहीं। व्हाट वाज दैट? क्या वो खाली बनती थी कि अगर आप फिर हमारी तरफ आंख उठा के देखोगे तो हम आपकी आंख निकालेंगे? तो क्या किया आपने कर? जी बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है कि क्या किया फिर आपने। आप कह रहे हैं कि अगर आंख उठा के कोई देखेगा तो फिर से उसे वैसे ही करारा जवाब मिलेगा, दुनिया ने देख लिया और दुनिया के लिए एक नजीर बन गया है ऑपरेशन सिंदूर, ये कहना है प्रधानमंत्री का। लेकिन उन लोगों का क्या जो एलओसी के पास रहते हैं, जो सीमाएं, जिनके शहर जो है वो सीमाओं से लगते हैं, उनके लिए तो अभी भी हर रात एक तरह से कयामत की तरह ही गुजर रही है। कल भी हमने देखा, एकदम ऐसा लगता है कि चलिए अब सब ठीक हो गया है, शांति हो गई, अच्छी बात है। अचानक से फिर पता चलता है कि ड्रोन जो है वहां से गुजर रहे हैं और किस तरह से शेलिंग जो है वो की जा रही है। तो उन लोगों को तो कभी भी लगता है कि अभी भी वो फायरिंग लाइन पर हैं और उनको कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, उनके दुख दर्द तकलीफ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये बेहद शर्मनाक है। लेकिन ओमकारेश्वर जी, आपके पास मैं आऊंगी। कल का भाषण और आज का भाषण दोनों आपने सुन लिया होगा प्रधानमंत्री का। एक सिटीजन के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप इसको कैसे आंकते हैं, देखते हैं? क्या ये सेटिस्फैक्ट्री है? क्या इसी तरह की उम्मीद थी आपको एक प्रधानमंत्री के भाषण से, और वो भी इतने दिनों के बाद? 22 तारीख से लेकर अब तक का इंतजार किया गया, सवालों के अंबार हैं, लोग पूछना चाहते हैं कि ये चौपाल ट्रंप क्यों लगा रहे हैं, और चीन और पाकिस्तान के नेक्सस के बारे में लोग जानना चाहते थे। लोग जानना चाहते थे कि जो क्लेम पाकिस्तान कर रहा है, आप कहिए कि वो सब झूठ है, वो भी नहीं कहा गया। अमेरिका की बात, चीन की बात, ये लफ्ज जबान पर भी नहीं लेकर आए। और भी बहुत सारी चीजें जिनके सवाल देश जानना चाहता था, वो सारे सवालों के जवाब नदारत थे। वही हर बार की तरह मोनोलॉग हुआ और उसके बाद वो चले गए, और फिर आज से शुरू हो गया है क्रेडिट लेने का सिलसिला। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारत ने जो कुछ भी किया और जो कुछ कह के किया, मुझे लगता है कि वो सुविचारित तौर पर ठीक से नहीं किया। आपने कहा कि हम पहलगाम में जो निर्दोष सैलानी मारे गए थे उसके जवाब में हमने ये किया। फिर आपने कहा कि नहीं, ऑपरेशन सिंधु नॉन एस्केलेटरी था, हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर किया। जब आतंकी ठिकानों पर किया तो जैसा कि हमारे पहले के वक्ता कह रहे थे कि पाकिस्तान आतंकवादियों से अलग थोड़ी है। आईएसआई उसको सपोर्ट करती है, पाकिस्तान की सेना सपोर्ट करती है, वो ट्रेनिंग देते हैं, शेल्टर देते हैं और वही उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये कैसे कहा कि हम सिर्फ पाकिस्तानी आतंकवादियों पर निशाना बना रहे हैं? जब वो निशाना बना रहे हैं तो उसका क्या हुआ? आपने 9 जगह सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसने 36 जगहों पर हमले किए, 4 गुना ज्यादा किए। उसके बाद उसने हमारे पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पर अटैक करना शुरू कर दिया। करगिल युद्ध तक
सारी लड़ाई जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल तक, एलओसी तक सीमित रहती थी, जम्मू कश्मीर तक सीमित रहती थी, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत जम्मू पर वो हुआ तो हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर पर। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो जम्मू कश्मीर भी, पंजाब भी, राजस्थान भी और यहाँ तक कि गुजरात तक पर भी हमले करे। 100 136 जगहों पर उन्होंने हमारे ऊपर हमले किए, लैंड से, मतलब आर्टिलरी फायर किया। 36 जगहों पर हवाई घुसपैठ की कोशिश की, 36 या 26 जगह पे सरकार ने इसको खुद माना है। और कल प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि वो हमारे स्कूलों पर, अस्पतालों पर, गुरुद्वारों पर, सब पे अटैक कर रहे थे। और जब वो अटैक कर रहे थे, हमने भी अटैक किया, उनके एयर बेसिस पे अटैक किया। उन्होंने भी काउंटर क्लेम किया है कि उन्होंने हमारे एयर बेसिस को भी नुकसान पहुंचाया है। तो जब ये युद्ध हो रहा था तो इसको नॉन एस्केलेटरी कैसे कह सकते हैं? आप बार बार कहते हैं कि हम ये नॉन एस्केलेटरी है और हम तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। युद्ध में कुछ भी नॉन एस्केलेटरी और एस्केलेटरी नहीं होता है। वो तो युद्ध है। और फिर भी आपने कहा, जैसे ही आपने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसने, पाकिस्तान ने ये साफ साफ कहा कि हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानते हैं। एक्ट ऑफ वॉर को आपने कहा कि हम नॉन एस्केलेटरी मानते हैं। ये बात समझ में नहीं आई। जब आपने युद्ध में उतरना था तो उसको पूरी तरह उतरना था। फिर उसको आप कहते हैं प्रिसाइजन अटैक किया। प्रिसाइजन अटैक क्यों? डिसाइसिव अटैक करना चाहिए था अगर करना ही था तो। और उसके बाद अचानक ये युद्ध विराम भी आप नहीं कर रहे हैं। क्या ये भारत सरकार की घोषित नीति नहीं रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मसले हैं वो द्विपक्षीय मसला रहेगा, द्विपक्षीय बातचीत होगी, तीसरे किसी देश की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे? क्या ये घोषित पॉलिसी नहीं है? फिर इसमें अमेरिका कहाँ से आ गया? अमेरिका को कांटेक्ट पहले किसने किया? आपने किया, पाकिस्तान ने किया, या अमेरिका ने आपसे किया? ये बात तो सामने रखनी पड़ेगी ना। आपकी घोषणा से पहले अमेरिका घोषणा कर रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप घोषणा कर रहे हैं कि मैंने दोनों से बात करी है, दोनों ग्रेट नेशन है, दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, दोनों ग्रेट नेशन है, कह रहे दोनों के साथ डील करूंगा, ट्रेड करूंगा, अगर वो मान गए तो ट्रेड करूंगा, नहीं माने तो ट्रेड नहीं करूंगा। ये क्लियर कट मध्यस्थता है और इस बात को आपने स्वीकार किया। तो पहले तो द्विपक्षीय मसले को आपने जो है त्रिपक्षीय कैसे बना दिया भारत सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध? क्या यही वो कश्मीर नहीं था जब 1971 के युद्ध के पहले किसिंजर भारत आए थे, नाश्ते की टेबल पर बैठे थे और उस टेबल पर इंदिरा गांधी ने क्या कहा था कि अगर आप लोग कुछ नहीं कहते पाकिस्तान को रोकने के लिए तो आई आस्क सैम टू डू समथिंग। मैं जनरल सैम को बोलूंगी कि वो कुछ करे। और वो उनकी आंख के सामने नहीं बोला था। क्या 1999 के करगिल युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनका बयान अभी भी वीडियो सर्कुलेटेड है सोशल मीडिया पे कि वो कहते हैं अमेरिका ने हमें बुलाया था लेकिन हम नहीं गए, क्योंकि जब तक वो करगिल की एक एक इंच जमीन खाली नहीं कर देता हम उससे बात नहीं करते, ये हमारी पॉलिसी थी। तो कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी उनकी बात नहीं माने, नहीं गए, ये बात थी। आपने इतनी जल्दीबाजी में उनकी बात कैसे मान ली और तुरंत एकदम से तैयार कैसे हो गए? आप कह रहे हैं कि हमने उनके एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया और वो काफी जो है दबाव में आ। तो दबाव में वो आ गए थे तो आप कैसे दबाव में आए? आपको तो फिर आगे बढ़ना चाहिए था ना। ये बात समझ में नहीं आई। तो इन्होंने ये, आपने इससे हासिल क्या किया? आप पिछले 10 से 11 सालों से क्या कहते रहे हैं? आपने यही कहा ना कि कश्मीर के मुद्दे पे हम बातचीत नहीं करेंगे, हम आतंकवाद को जब तक समाप्त नहीं करता पाकिस्तान, हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद भी पठानकोट हमला हुआ, उड़ी की स्ट्राइक हुई, पुलवामा हमला हुआ, बालाकोट स्ट्राइक हुई, आतंकवाद तो तब भी नहीं रुका है। फिर पहलगाम हमला हुआ, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया। बातचीत तो तब से बंद थे और आप ही ने कहा था कि बातचीत नहीं करेंगे। तो अब बातचीत नहीं करेंगे से बातचीत करने पर ये आपने सहमति कैसे जता दी? तो फिर इसका फायदा क्या हुआ?
जब आपने अटैक किया और अटैक करने के बाद की सिचुएशन में हमें क्या हासिल हुआ? भारत को हासिल ये हुआ कि शिमला समझौता, जो कि ऐतिहासिक समझौता था, जिसको इसी भाजपा सरकार ने, विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज का बयान है कि हमारे बीच एक शिमला समझौता है, हम उसका पालन करते हैं। आप उससे कैसे पीछे हट गए? कैसे पाकिस्तान ने उसको मना कर दिया और आपने स्वीकार कर लिया? तो आपने हमारे लिए हासिल क्या किया है इस पूरे युद्ध में? आपने कहा 26 लोगों के खून का बदला लेंगे हम। 26 लोगों के खून के बदले में कितनी कितनी जानें और चली गई। ठीक है, उधर भी गई, लेकिन हमारे यहाँ भी दोबारा गई है ना। जब आप कह रहे थे स्कूल, अस्पताल और गुरुद्वारे पर हमले हो रहे थे, तो वो बिना जान जाए हमले हो रहे थे। राजौरी के एक एडीसी की मौत हो गई, वो शहीद हुए। वो एक अनदर था, तो हम जान लेने के बदले गए, बदला लेने के लिए, और अपनी और भी जान गंवा बैठे। और फिर आप ये कहें हमने इतने हमले किए, उसने इतने हमले किए, हमने प्रिसाइजन हमला किया, हमने ये हमला किया, उससे क्या मतलब होता है? जब आप युद्ध में उतरते हैं तो युद्ध को एक कंक्लूडिंग जो है वो उसके उस पर ले जाते हैं। जलील साहब कुछ कहना चाहते हैं, पहले कह लें। जी जी जी, जलील साहब जी, आवाज खोलें जलील साहब की। जी, आपकी आवाज बंद है जलील साहब, उसको ऑन करके बोलें। जलील साहब की आवाज खोलें, टीम से कहूंगी। यहाँ से जी मेरे जी प्रिय, जी, कहें जलील साहब। जी आज भी फिरोजपुर में एक 50 साल खातून जो जख्मी हुई थी 5 दिन के बाद चल बसी है। हम तो सिविलियन किलिंग्स की बात करते हैं, फौजी भी हमारे मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। और अब की बार उन्हें शायद वो सम्मान के साथ जिस तरह किया जाता था, ये भी कोई छुप छुपा के ही उनका जो अंतिम संस्कार वगैरह किया गया, जो हमारे शहीद, जो वीर हमारे अपनी जानों की आहुति जो उन्होंने दी। आप उसको, उनके वीडियोस देखिए जरा, और उससे पहले के जो वीडियोस आते थे शहीदों के, उनमें भी अंतर है। और वो भी शायद आपने जलील साहब वो भी दफा देखा होगा, बिहार के जो अधिकारी हैं जिनकी जान गई है, उनके परिवार वाले कैसे अपने आप ही सामान जो है वो ट्रक में रख रहे हैं, और वहां पर ना नीतीश कुमार थे, ना जो उप मुख्यमंत्री दो हैं, उनमें से कोई नहीं था उनके परिवार को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। वहां पर तेजस्वी यादव को तो हमने देखा, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, वो वहां पर नहीं थे। सोचिए एक बेटे के ऊपर जो तड़प तड़प कर रो रहा था, जवान बेटा, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि देश के लिए जान दे दी, और उनकी अहमियत क्या किस तरह से है। और सवाल तो फिर ये भी लोग उठा रहे हैं कि भाई आप आदमपुर पहुंच गए, आप बिहार पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद वाया वीडियो आप फिर से बिहार को संबोधित कर देते हैं, आंध्र प्रदेश चले जाते हैं, केरल चले जाते हैं, पहलगांव क्यों नहीं गए? आप उन लोगों के, उन परिवारों के 26 लोग थे, 5 लोगों के पास आप चले जाते, कम से कम उन्हें सांत्वना दे सकते थे। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी 2 जगह चले गए, आपने कानपुर का दौरा अपना रद्द कर दिया, लेकिन आपने बिहार को नहीं किया। जी आरफा जी, मेरा सवाल ये है कि आदमपुर वो चले गए, आदमपुर चले गए, उधमपुर क्यों नहीं गए? उधमपुर एयरबेस को विजिट करने के लिए क्यों नहीं गए? पठानकोट की एयरबेस को विजिट करने के लिए नहीं गए? ये भी एक सवाल है। सऊदी अरब की अपनी यात्रा छोड़ के जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे थे, तो ऐसा लगता था कि यात्रा बीच में छोड़ के लौटे हैं तो वो सीधे पहलगाम जाएंगे, सीधे जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहां पर हालात देखेंगे, वहां जो कुछ भी हुआ है, और वो उसके बाद वो वहां नहीं गए और सीधे बिहार पहुंच गए, सीधे पटना पहुंच गए, और वहां से अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं, दुनिया को सुना रहे हैं। फिर आप दिल्ली में आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। जी, जब तक आसमान से आग बरस रही थी और धुआं हर तरफ था, हमारे प्रधानमंत्री या उनके कैबिनेट के बड़बोले लोग वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, जबकि हमारे प्रतिद्वंद्वी और हमारी दुश्मन देश के सारे पॉलिटिकल लीडर सीन में थे, हर जगह थे, चाहे वो बकबक कर रहे थे, चाहे वोट पटाख बोल रहे थे, लेकिन वो लोगों के बीच में थे। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब जब ये बादल छटने लगे और धूल बैठी, ऑल पार्टी मीटिंग आपने बुलाई, तो ऑल पार्टी मीटिंग जब 8 भी बज गए और प्रधानमंत्री भी आ गए। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, उनके सरपरस्ती की, उनके विश्वास की, तब तक कहाँ थे वो लोग? और कल भी जो आप उन्होंने वो तकरीर की, उस तकरीर से बेहतर ये होता कि वो विपक्ष जो उनको मांग कर रहा है। अभी आरफा जी ने इब्तिदा में कहा, शुरुआत में कहा
कि विपक्ष भी कुछ बोलता नहीं है। विपक्ष को जहां भी बाहर मौका मिलता है वहां वो बोलते हैं, और बोलने की जगह पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को बुलाते ही नहीं है। कई बार विपक्ष ने कोशिश की कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए और इस तरह के मामलात पे बात की जाए, और प्रधानमंत्री वहां जाके दिलेरी के साथ, जिस तरह मनमोहन सिंह या बाकी प्रधानमंत्री, वाजपेयी जी या जो भी पिछले दौर में हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, वो जवाब दें। अब आप ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाते हैं, आपको एलर्जी। अपनी बात पूरी कर लो, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी ओमकेश्वर जी, जी तो मेरा ये कहना है कि जब आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, तो आप में क्या वो भय था जब आपने सारे नेताओं को सामने आके एड्रेस नहीं किया? कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और उसमें सामने स्वयं हाजिर न हो, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को भेज दे। उसके बाद से आपने जो मीटिंगें बुलानी शुरू की, उन मीटिंगों में देखिए तो सीसीएस की मीटिंग जो हो रही है उसमें गृह मंत्री गायब हैं, कई बार उसमें विदेश मंत्री गायब हैं, फिर अलग पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग अलग हो रही है, फुल मीटिंग अलग हो रही है। ये क्या है? जब आप चाहते हैं कि देश के सारे लोग आपका साथ दें, इस बार तो समूचे विपक्ष ने एक स्वर में आपका साथ दिया, सरकार का साथ दिया, देश की मीडिया ने आपका साथ दिया, बुद्धिजीवी वर्ग ने भी आपका साथ दिया कि ठीक है, जो भी करते हैं देश के लिए 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े रहे। पहली दफा जम्मू कश्मीर की जनता आपके साथ जुलूस लेके आई, उसमें उसने रैलियां निकाली और उसने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई, वो भी आपके साथ थे, सभी आपके साथ थे। और आप ऑल पार्टी मीटिंग से गायब रहते हैं। उसके बाद आपने तत्काल फैसला कर लिया कि ये ठीक है, ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करने के बाद आपने अचानक युद्ध विराम कर लिया। क्या युद्ध विराम करने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी? क्या लोगों से बातचीत की थी? क्या भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई थी? क्या एनडीए की मीटिंग बुलाई थी? तो आप चाहते तो हैं कि सभी लोग आपका समर्थन करें, लेकिन फैसला आप अकेले करते हैं। और जब सब कुछ हो गया, तब आप जो है तिरंगा यात्रा शुरू कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी की है कि भारत की है? ये तय करिए। युद्ध भारत लड़ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, या सेनाएं हमारी लड़ रही थी? जब सेनाएं लड़ रही थी तो सेनाओं को समूचे भारत का समर्थन चाहिए था, सारे विपक्ष का समर्थन चाहिए था। और जब आपने अचानक युद्ध विराम कर दिया, असमय युद्ध विराम कर दिया, जो अभी बीच में उनका भी बयान जो है वो वीडियो सर्कुलेटेड है सोशल मीडिया पर, जिसमें गृह मंत्री कह रहे हैं कि पंजाब में 2-3 दिन रुक जाते, अचानक सीज फायर कर लिया, वो पहले के युद्ध की चर्चा कर रहे थे। उसी तरह से आज जब प्रिसाइजन अटैक से डिसाइसिव अटैक होना चाहिए था, तो युद्ध विराम होता, और युद्ध विराम होता तो भारत की शर्तों पे होता। युद्ध विराम तो उसकी शर्तों पे हो गया ना कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं कि वो बात करेंगे। आप बात नहीं कर रहे थे, उसने बात करने के लिए आपको मनवा लिया कि बात करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी, पीओके पे होगी, कर नहीं होगी। पीओके क्या कश्मीर का हिस्सा नहीं है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्या कश्मीर नहीं है? तो जब कश्मीर के एक हिस्से पे बातचीत होगी तो जाहिर है दूसरा दूसरा पक्ष जो है उस मुद्दे पे बात करेगा। तो फिर तो आतंकवाद और कश्मीर दोनों पर बातचीत की बातचीत हो ही गई, बात हो ही गई। तो बात नहीं करने का आपका जो 10 साल 11 साल से फैसला था, वो कहां से बातचीत करने पर आ गया? और अब आप जब यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या ये ऑल पार्टी यात्रा है, या पूरे भारत की यात्रा है, या भारतीय जनता पार्टी की यात्रा है? यात्रा निकालेंगे आप अपनी पार्टी के लिए, और युद्ध करेंगे और देश का समर्थन वहां चाहिए, पूरे देश का। उस समय सारी पार्टियों का समर्थन चाहिए, कोई विपक्ष में नहीं बोलना चाहिए। ये अजीब सी बात है। इतनी पॉलिटिक्स तो इस देश को समझ में आती है कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं करेश्वर जी, एंड ऑफ कोर्स आई वुड नॉट डिसएग्री विद दिस कि आप जब पूरा देश, समूचा देश आपके साथ था, 140 करोड़ पूरा विपक्ष, शायद इतना सपोर्ट कभी किसी को नहीं मिला होगा जितना सपोर्ट इस बार मिला है। किसी ने एक सवाल नहीं पूछा, लेकिन अब लोग सवाल सेना से नहीं पूछ रहे हैं, उसके शौर्य पे कोई सवाल नहीं है, उनसे जो कहा गया उन्होंने वो किया,
उसके बाद उनकी लगातार डिसेंट, जिस तरह की हमने ब्रीफिंग देखी, उसने देश की डिग्निटी को पूरी तरीके से मजबूती से संभाल कर रखा। लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से सीजफायर का ऐलान हुआ है, आप विशेष सत्र नहीं बुला रहे हैं, आप ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाते, यानी कि जहां जहां सवाल होंगे वहां वहां से आप बचेंगे, जहां जहां क्रेडिट लेना होगा, जहां जहां आपका चेहरा चमकना होगा, वहां सब जगह पर आप नजर आएंगे। यही हमने पूरे 11 साढ़े 11 सालों में देखा है और आगे भी वही हमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सवाल बहुत संक्षेप में, वक्त की कमी है, आप तीनों लोगों से आखिरी सवाल मैं पूछूंगी डॉक्टर सुनीरम जी कि ये यात्रा जो निकाली जा रही है, हमने जो पाकिस्तान में देखा, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि शहबाज शरीफ आते हैं, अपनी जीत की जो है वो ऐलान करते हैं, कहते हैं कि हम जीत गए और उसका जश्न जो है पूरे देश में देखने के लिए मिलता है। यहाँ तो ये जश्न एक पार्टी बना रही है, लोग सड़कों पर क्यों नहीं है? हम जीत गए हैं तो लोग सड़कों पर क्यों नहीं है जश्न मनाने के लिए? उनमें वो जोश खरोश क्यों नहीं नजर आ रहा है? वो इस तरह से इस जीत को क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री अपनी बातों में कह रहे हैं, या फिर जो राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी करेगी? जी अगर असल में डॉक्टर सुनीलम एक लाइन सिर्फ बोलना चाहता हूँ। जो सवाल बुशरा जी ने उठाया है, ये वह देश है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ किसी क्रिकेट के मैच में एक छक्का भी लगता है तो यहाँ पूरे देश में पटाखे फूटते हैं। और आपने इतनी बड़ी जीत हासिल करनी, न कोई पटाखा फूट, आम आदमी को सामने आने दीजिए ना। अगर जीत भारत की है तो भारत आए ना, पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्यों आ रही है? पूरे भारत को आना चाहिए ना। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि भारत इसमें आपके काम से संतुष्ट नहीं है, भारत इसको जीत नहीं मान रहा है जो आप कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, एकदम जी, मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं मैं कि हरियाणा में जीते, महाराष्ट्र में जीते, जनता सड़क पर नहीं आई क्योंकि लोगों को लगा संदेहास्पद जीत है, इसलिए लोग सड़क के ऊपर नहीं आए। आप अगर यहाँ पर पीओके के ऊपर कब्जा कर लिया होता, जो बार बार मैं कई इलेक्शंस के अंदर मैंने खुद ने सुना है भाषण भाजपा के बड़े नेताओं के कि वो कहते हैं कि क्या महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, छोटी मोटी बात करते रहते हो, पीओके लाके देंगे आप, देखिए तो सही मोदी जी को भी आप। तो अगर पीओके के ऊपर कब्जा कर लिया होता तब देश के लोग सड़क पे निकलते। अभी तो देश में एक भी आदमी कन्विंस्ड नहीं है कि आपने जो आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला करके नष्ट किया उसके बाद में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि पंजाब का बॉर्डर हो या कश्मीर का बॉर्डर हो, वहां पर लगातार कुछ ना कुछ सो कॉल्ड जो है सीज फायर के बाद भी सब कुछ चल रहा है। अब मेरा कहना, और आगे मैं जाना चाहता हूं, मेरा कहना यह है कि देखिए पूरी 6 जो जिले लगे हुए हैं, 50 किलोमीटर तक का पूरा एक रेंज अफेक्टेड उससे होता है, लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जाता है, हटाया जाता है, उनकी पूरी लाइफ जो है पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। उनको आप कैसे कंपनसेट करने का काम करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने पूरा का पूरा अभी जो है ना ब्लैकआउट जो है अभी भी चल रहे हैं। कल मैं मीटिंग्स कर रहा था तो हमने मेरे साथ एक अमृतसर का साथी जुड़ा था, उसने कहा जी ब्लैकआउट हो गया जी, यहाँ तो पूरा का पूरा बंद है। मैं जिस ट्रेन से गया पंजाब मेल से, तो पंजाब मेल के पैसेंजर ने बताया कि पंजाब मेल जब निकली थी तो उसकी लाइटें बंद करके निकाला गया था। मतलब आप जो है, जो एक किस्म का जो नॉर्मल सी है वो रिस्टोर नहीं हुई है, तो लोगों को कतई भरोसा नहीं है आपके दावों के ऊपर, क्योंकि बार बार आप झूठ बोलते हैं और हर बार झूठ बोलते हैं। तो इस बार आपने कुछ सच बोला है, इसको लोग यकीन करने को तैयार नहीं है। इसके आगे का मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है कि इस देश के अंदर अगर विदेश सचिव है, उसकी बेटी भी अगर ट्रोल होती है, उसको भी अपना अकाउंट बंद करना पड़ता है। अगर हिमांशी जो है नरवाल जो है, उसके साथ में जो कुछ होता है उसको ट्रोल किया जाता है, तो क्या इतने अक्षम प्रधानमंत्री हो गए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी कि उनसे अपनी जो ट्रोल मतलब जो तनखैया हैं वो भी उससे नहीं संभल रहे हैं? वो भी जाकर के आप सोचिए कि पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा होगा कि जो इनका यहाँ पे विदेश सचिव बना हुआ है, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, या हिमांशी जिसके साथ में पूरा आज देश खड़ा हुआ है, सेंटीमेंट के तौर पे खड़ा हुआ है, उसको यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है, और उसके बारे में कम से कम कहीं ना कहीं पर एक बयान दे देते। और उसके बाद में एक और मेरा सवाल है कि जब देखिए आपने जो कोशिश की थी पहलगाम, बस एक लाइन
जी जी एक गांव, एक मेरा कहना है कि पहलगांव के अंदर जब हमला हुआ है ना, हिंदू मुसलमान आप करना चाहते थे, कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इकट्ठा होकर के वो आपको नहीं करने दिया। इसके बावजूद भी आपके कुछ अतिवादी संगठनों ने मुसलमानों के ऊपर जगह जगह पर उन्हें प्रताड़ित किया। मैं तो आश्चर्य, मतलब चकित रह गया कि स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर बच्चों को जिस तरीके से, एक तरीके से अपमानित करने का काम किया गया। तो मेरा कहना यह है कि उसके लिए आपकी जबान क्यों नहीं खुल रही है? आप क्यों नहीं इस देश के अंदर पूरा हिंदू मुसलमान एक साथ सेना के साथ में खड़ा हुआ था, इस पूरी कार्रवाई में आपके साथ खड़ा हुआ था, उसे आप एक्नॉलेज करने को क्यों तैयार नहीं हैं? आप क्यों उसे केवल पार्टी का इवेंट बनाने के लिए आप तैयार हैं? ये भी पता चलता है कि आपका लोगों में भरोसा नहीं है, इसलिए लोगों का भी आप में भरोसा नहीं है। ये वाली बात एकदम साफ होती है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही। और आपने जो कहा कि ट्रोल विदेश सचिव के, उनकी बाकायदा तौर पर पूरी ट्विटर टाइमलाइन जो है उसको खोदा गया है, उसमें उनके परिवार की पिक्चर निकाली गई है, उनके घर की महिलाओं, उनकी पत्नी और खास तौर पर उनकी बेटी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मतलब वो तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, मैं उसका एक लाइन भी यहाँ पर उसको नहीं रख सकती हूँ। लेकिन आप सोचिए किस हद तक और किस घिनौने ये चलते फिरते ज़ॉम्बीज़ हैं। ये ज़ॉम्बीज़ जो है वो तैयार किए गए हैं इन सालों में, जो चलते फिरते ज़ॉम्बी इधर से उधर जहां इनको मौका मिलता है वो उनके ऊपर इसी तरह से अटैक करते हैं। वो चाहे शहीद की पत्नी हो, चाहे कोई पत्रकार हो, कोई महिला पत्रकार हो, कोई एक्टिविस्ट हो, विदेश सचिव हो, उनका परिवार हो, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने मास्टर से मतलब है, उसके अलावा वो किसी की भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं। 30 सेकेंड आपको, और फिर ओमकारेश्वर जी आपको। जलील साहब, लास्ट कमेंट आपका। ये जो आपने ट्रोलिंग वगैरह की बात की, ये जो शर्मनाक वाकयात हुए, इसके बारे में आपने बात की, इस पे मेरे को बात करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूंगा, आपने इससे पहले सवाल किया था कि जश्न कौन मनाता है, कहाँ मनाया जा रहा है। अगर हम इस बात की एनालिसिस करें तो पाकिस्तान किस बुनियाद पे ये दावा कर रहा है कि उन्होंने जीत लिया? उन्होंने एयर सुपरमेसी की बुनियाद पर वो दावा कर रहे हैं। और जहां तक माहिरीन की बात है, उनका कहना है कि ये जो हमारे हवाई जहाज गिरने की बात आ रही है, लोग, हम तो इनकार कर रहे हैं, ना इनकार कर रहे हैं, ना इकरार कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में सब कुछ है और सबूतों के साथ है। हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि ये जो हवाई जहाज थे, ये ऐसे हवाई जहाज थे जिन्होंने अपनी एयर स्पेस में रह के वहां पर हमला कर दिया, जिसको हम ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। लेकिन उनके पास जो सिस्टम है, उन्होंने भी अपनी एयर स्पेस में रह के उनको नाकारा बना दिया, जैम कर दिया, और उसमें कई हवाई जहाज हमारे गिर गए। और इसके अलावा वो ये भी दावा करते हैं कि उनकी जो एयर स्ट्राइक्स कहीं कहीं पे कामयाब हुई है, जिसका वो दावा करते हैं, जिससे भी पुष्टि नहीं हुई है। बहरहाल हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त एक्सपर्ट्स जो बात करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स जो बात करते हैं, वो वही बात करते हैं जो मैंने आपको बता दी। यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग जहां भी हैं, लंदन में है, अमेरिका में है, अरब मुल्कों में है, यहाँ तक कि अजरबैजान जो हम जो जिनका पाकिस्तान के साथ कोई, इस जीत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वहां तक जश्न मनाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान की लीडरशिप आप देखिए कहाँ कहाँ किस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है। और इसके सबूत में एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने प्रैक्टिकली बाइसेट कश्मीरी और बाइसेट पर्सन रेजिडेंट ऑफ रेजिडेंट नियर एयरपोर्ट, हमारे लिए जब से ये 22 अप्रैल को ये हादसा हुआ था, यहाँ पे इतनी एयर ड्रिल्स चलती थी कि दिन रात रात दिन हमें परेशानी होती थी। लेकिन जब से ये सीज फायर हुई है, बल्कि जब से वो पहला दिन का वाकया हुआ है, तब से कोई हवाई जहाज ऊपर नहीं। क्या था? सिर्फ ये था कि, मतलब ये है कि कहा जाता है कि उनके पास जो मार है वो 300 मीटर के दायरे, 300 किलोमीटर के दायरे में है। और कहा यह जाता है कि हमारे हवाई जहाज अब उस पोजीशन में आ गए हैं कि वो उड़ान भी नहीं भर सकते हैं। यहां अगर उड़ान भरेंगे, वहां उनको मालूम हो जाएगा। तो वह इस वक्त जरूरत इस बात की है कि चलें, हमारा थोड़ा नुकसान हुआ या फायदा हुआ या हमने जीत लिया, मगर हमारी डिफेंस लाइन पे, खासकर जो हमारी एयर डिफेंस लाइन, उस पर ध्यान देने की जरूरत। बाकी गोले आएंगे, मिसाइल आएंगे, उनको रोका भी जा सकता है, जलील नहीं भी साहब रोका ने जा सकता। जलील साहब जी ने जी। जो कुछ भी कहा है, उससे उससे समूचा जो है वो देश चिंतित है। जो सभी जानकार लोग हैं उसके बारे में वो जानते हैं कि जलील साहब क्या बात कर रहे हैं।
उसके बारे में फौजों को मालूम है कि वो क्या बात कह रहे हैं। मैं उसके बारे में ऑपरेशनल डिटेल है इसलिए उसके बारे में नहीं जाना चाहता। मेरा एक सवाल है, जिस कश्मीर की जनता ने आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम में आपका खुलकर साथ दिया, रैलियां निकाली, सपोर्ट किया, क्या उन कश्मीरी छात्रों को जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स में, यूनिवर्सिटीज में वो रह रहे थे, उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने कोई उपाय किया? क्या एक लाइन बोला कि इनको उनके उनके हॉस्टल से न निकाला जाए, उनके यूनिवर्सिटी से न निकाला जाए, उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो? आप कश्मीरियों का साथ चाहते हैं और आप कश्मीरियों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, ये कैसी बातचीत है? पहली बात ये, पिछले 70 सालों में जो कुछ भी नहीं हुआ है, वो आपने भारत को पाकिस्तान के को भारत के बराबर खड़ा करवा दिया अमेरिका के सामने। ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो जो बंद मुट्ठी थी लाख की, वो खुल गई है तो खाक की आपने करवा दी। ये कैसा, क्या हासिल क्या हुआ इस पूरे उससे? विदेश उसके मसले पर, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर आपने क्या हासिल किया? सारी दुनिया जो है, जो पहले आतंकवादी मान रही थी पाकिस्तान को, उसने आईएमएफ का है उसको 1.3 बिलियन का उसको वो लोन दिया, उसको बिल पैकेज दिया। और अब आतंकवाद गायब होके और सारी बातें आ गई कि दोनों देशों के साथ ट्रेड डील करेंगे और दोनों महान देश हैं, ये अमेरिका कह रहा है। ये आपने हासिल किया उससे। मुझे लगता है कि इससे इससे बड़ी चूक और कुछ नहीं हो सकती है। और आप जनता में जाएंगे तो देश की जनता को मालूम है कि क्या हुआ है। देश की जनता जो है वो बेवकूफ नहीं है, उनको गोदी मीडिया पढ़ा नहीं सकती। इसीलिए मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि जो पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट में एक छक्का लगता है तो पूरा देश जो है रात को जग जाता है, 2 बजे रात को पटाखे छूटने लगते हैं। वो इतने बड़े जिसको आप विजय मान रहे हैं, वो तो देश खुद ही सेलिब्रेट करता। आपको सेलिब्रेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, जनता पार्टी के लिए, जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। फोर्स कर रही है सेलिब्रेशन जनता के ऊपर। जी, आप जो नेशनलिज्म है, आप जो ये सेलिब्रेशन है वो जनता के ऊपर फोर्स कर रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल। जब आपने युद्ध किया तब भी क्या देश युद्ध चाहता था? क्या देश वाकई युद्ध चाहता था? आतंकवाद का जवाब और भी तरीके से हो सकता है। पहले के तरीकों से मनमोहन सिंह ने जो आतंकवाद का जवाब दिया था, उससे पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में डाला गया था एफएटीएफ के, उससे उसकी कमर टूट गई थी। वहां के आतंकवादियों को वर्ल्ड के ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में डाला गया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ था। आपने तो उल्टा सारा गेम ही पलट दिया। एकदम पलट दिया। और माफ कीजिएगा सुनीलम जी, वक्त की कमी है तो आप लोगों को मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी, ऑलरेडी माय टाइम इज अप। बट ये जरूर है कि अगर हम बात करते हैं, जो ये लगना चाहिए था कि पूरी दुनिया, क्योंकि ये टेररिज्म की बात है, भारत के साथ, भारत सरकार के साथ खड़ी होनी चाहिए थी। वहां पर हमने देखा कि चीन से लेकर अमेरिका, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, वो सब जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए एक तरह से नजर आए, या फिर एक बैलेंसिंग एक्ट करते हुए नजर आए। ये सबसे ज्यादा दुख की बात है, क्योंकि 70 से ज्यादा देशों का दौरा प्रधानमंत्री कर चुके हैं अब तक, और अपने आप को विश्व गुरु की उपाधि उनको दी जा चुकी है। तो ऐसे वक्त में सवाल ये उठता है कि जब वाकई में विश्व गुरु को देखने की जरूरत थी, तो वो कहाँ गया उनका पूरा वो चाम। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, ओमकारेश्वर जी आपका, जलील साहब आपका, सुनीलम जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया और धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। शाम को 7 बजे जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।